नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ट्रैवल लॉग शो ये है मेरा इंडिया में। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में और आज की हमारी यात्रा है बाराबंकी की ओर। बाराबंकी यूँ तो जाना ही जाता है पारंपरिक खेती, वैज्ञानिक तकनीक और कृषि पर आधारित उद्योग के लिए। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कुछ प्रगतिशील किसानों से और जानेंगे उनकी सफलता के बारे में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं को कृषि के लिए प्रेरित किया। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है खास। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी जिला स्थित है। खेती और खेती आधारित व्यवसाय के क्षेत्र में इस जिले के किसानों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अपनी पहचान पूरे प्रदेश में बनाई है। यहाँ के अधिकतर किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित खेती कर रहे हैं। इन किसानों ने जैविक खेती, फूलों की संरक्षित खेती, मेंथा की खेती, सब्जियों की उन्नत खेती और खेती में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग और मछली पालन में नए प्रयोग करके अपनी आमदनी को दोगुना करने में सफलता हासिल की है। बाराबंकी जिले का कृषि विभाग और उद्यान विभाग किसानों को नई नई तकनीकें उपलब्ध करा रहा है और कम लागत में अधिक उत्पादन लेने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। और इस दिशा में किसानों ने इन संस्थाओं से सहयोग लेकर खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बना दिया है। दर्शकों, इस वक्त हम दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं ग्राम संसारा, हैदरगढ़, बाराबंकी। और यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे एक प्रगतिशील किसान मनसाराम यादव जी से और जानेंगे उनकी खेती के बारे में। तो आइए चलते हैं। मनसाराम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मनसाराम जी, आपने खेती में जो सफलता प्राप्त की है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आए आपके खेत देख लेते हैं। जी ठीक, चलिए। बाराबंकी जिले के ग्राम संसारा और ब्लॉक हैदरगढ़ के प्रगतिशील किसान मनसाराम ने पारंपरिक खेती में सुधार करके और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर धान की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने बीज उपचार, भूमि उपचार और जैविक खाद का प्रयोग करके फसल की गुणवत्ता और उसका उत्पादन दोनों बढ़ाया है। इस प्रकार उन्होंने जिले में धान का रिकॉर्ड उत्पादन 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर जिले का नाम रोशन किया है। दर्शकों, इस वक्त हम मनसाराम जी के साथ उनके खेतों में पहुंच चुके हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। मनसाराम जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने खेती कब से शुरू की और वर्तमान में आप कौन कौन सी फसलों को उगाते हैं? देखिए, खेती हमारा जो है जन्म से हो रहा है। हमारे माँ बाप खेती करते थे और मैं 2008 से खेती करना शुरू किया हूँ। तब से जो है खेती निरंतर जो है उसमें उसको बढ़ा रहे हैं और हर फसलें जो है उसमें उगा रहे हैं। उन्हें 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान के उत्पादन में प्रथम स्थान लाने हेतु सम्मानित किया गया है। मनसाराम ने गेहूं में भी तकनीकी बदलकर रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इसके लिए उन्हें गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लेने पर सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमको धान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। DWR गेहूं अनुसंधान करनाल में हमें गेहूं में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन पुरस्कार मिला। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में हमको 7 बार जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज मनसाराम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और हरी खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं। उन्होंने रासायनिक खाद का प्रयोग लगभग समाप्त कर दिया है। हमने जो है जैविक खाद का इस्तेमाल फसल के लगाने से
स्टार्ट करते हैं। गेहूं की कटाई के बाद मई में हम जो है ढैचा की बुआई करते हैं और उसको 40 दिन के बाद पलट देते हैं खेत में जुताई करके और सड़ा देते हैं। जो खेत हमारे बचते हैं जिनमें हम ढैचा की फसल नहीं लगाते हैं, जो हमारे पिपरमेंट के खेत लगे होते हैं, उसमें हम गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है हम अपने यहाँ जैविक वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, केचुए की खाद बनाते हैं। केचुए के खाद के बाद फिर हम अपना जैविक जो भी उत्पाद होता है, जो भी कीट लगता है या हमें रसायन डालना होता है, तो सारे हम जैविक उत्पाद डालते हैं। ये बताइए मनशाराम जी कि जो ये जैविक खादें हैं और रासायनिक खादें, इसमें जो गुणवत्ता होती है, जो उत्पादन है उसकी जो गुणवत्ता है, उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या अंतर है। जब पहले हम रासायनिक खेती करते थे तो जो हमारा अनाज पैदा होता था उसमें हम केमिकल और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते थे, जिससे हमारा जो अनाज होता था वो जो है विषयुक्त हो जाता था और खाने के लिए जो है वो हमें नुकसान करता था। जब से हमने जैविक खेती का शुरुआत की तब हमारे जो अनाज की गुणवत्ता है वो बढ़िया हुई। हमारा अनाज भंडारण में ख़राब नहीं होता है, घुन नहीं लगता है, कीड़े नहीं लगते हैं और वो जो अनाज हम बाज़ार में भी ले जाते हैं तो उसका मूल्य जो है हमको अच्छा मिलता है, जिससे जो है हमारी आमदनी में वृद्धि होती है। मनशाराम ने पशुपालन भी कर रखा है। आज मनशाराम धान और गेहूं से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कमा रहे हैं। मनशाराम फूलों की खेती भी कर रहे हैं और उसमें भी हरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार मनशाराम सहफसलीय खेती पर जोर दे रहे हैं। हम सहफसली खेती करते हैं और जो सहफसली खेती होती है उसमें काफ़ी किसान को मुनाफा होता है। तो हमने जो है ये चना लगाया और चना में जो है हम सरसों लगा दिए। तो ये चना हमारा ऐसे रहता है सरसों के नीचे, ऊपर सरसों निकल जाती है जिससे इससे छाया नहीं पड़ती है और छाया के साथ साथ ये जो सरसों है ये जो है नाइट्रोजन कलेक्शन करती है। ये अगली फसल जो हम लेंगे तो हमें इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे खेत की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। साथ ही चने में एक उकठा रोग लगता है, तो जब जो उकठा रोग लगता है तो इसकी जड़ जब वो कलेक्शन करती है तो उकठा रोग साथ ही हमारा नहीं लगता है। उसके साथ साथ हम अलसी की खेती करते हैं। ज़माने के हिसाब से जो गुणवत्ता अलसी में है, इसमें बहुत ही औषधीय गुण है अलसी की, तो अलसी की खेती करते हैं। तो 3 फसल हम लगाते हैं, चना, सरसों, अलसी। मनशाराम कोई भी फसल लेने से पहले मिट्टी की जांच और बीज उपचार करना नहीं भूलते। मनशाराम आसपास के सैकड़ों किसानों और दूसरे जिले के किसानों के लिए भी मार्गदर्शक बन चुके हैं। किसान उनसे राय ले रहे हैं और खेती के लिए नए तरीके अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। हैदरागढ़ ब्लॉक के चारों तरफ हमने जो है कई ऐसे जगहें खेती के सेंटर बनाए हैं जहां दूसरे लोग जो है प्रदर्शन लगा के उनको दिखाते हैं। वहां भी किसान लोग देखने आते हैं, जिससे जो है काफ़ी किसानों का लगाव बना हुआ है हमारी खेती से और उनको जो है हमारे तरीकों से लाभ भी हो रहा है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ एक और किसान कौशल सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कौशल जी, हमें ये बताइए कि आप किस प्रकार से मनशाराम जी से प्रेरित हुए? मैं सर मैडम यहाँ पर आके मनशाराम जी को खेत को देखा और उनकी तकनीकों को अपनाया, फसल चक्र को, और उसी प्रकार से मैंने खेती करना शुरू किया। फिर मेरी खेती बेहतर हुई। जो सर रासायनिक खाद वगैरह पहले डाली जाती थी, मनसाराम भैया हमारे ये नीम की पत्ती है, खली, ये सब डाल के उसको और उपज बना देते हैं। बड़ा अच्छा सा तरीका इनके पास है। वही देख करके हम तो देख रहे हैं कि तमाम लोग और दूर दूर के गांव से इनसे जुड़ रहे हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
मंशाराम पूरी तरह से कृषि को एक व्यवसाय बना चुके हैं और अपने बच्चों को भी कृषि की शिक्षा देकर उन्हें नौकरी के साथ अपनी खेती में भी कार्य करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। सर, हम अपने पापा के साथ खेती में जब भी काम होता है या सीजनल काम ज़्यादातर अक्सर होते हैं तो हम उनमें काम करते हैं, नहीं तो जब सीज़न नहीं होता है तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं। बाराबंकी जिले के गांव दफेदार पुरवा देवा के रहने वाले किसान मोइनुद्दीन LLB तक शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव में ही रहकर फूलों की वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। प्रारंभ में इन्होंने थोड़ी जमीन पर फूलों की खेती की, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। आज मोइनुद्दीन लगभग 20 एकड़ जमीन पर ग्लैडुलस के फूलों की खेती कर रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त मोइनुद्दीन जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं फूलों की खेती के बारे में। मोइनुद्दीन जी, जैसे कि हमें पता है कि आपने LLB किया हुआ है, आखिर आप एक नौकरी अच्छी कर सकते थे, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप फूलों की खेती करें? मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो शुरू से मेरे पढ़ाई के टाइम में ही था कुछ नया करने का। खेती के बारे में मैंने सोचा और मैंने जब वकालत की कंप्लीट करने के बाद 2002 में मैं अपने गाँव वापस लखनऊ से वापस आया और मैंने अपनी खेती शुरू की। तो पहले तो जब मैंने शुरू किया तो पहले 1 साल तो मैंने ट्रेडिशनल खेती अपनी जो हमारी होती थी वही किया, लेकिन मुझे उसमें बहुत अच्छा लाभ नहीं मिला। सबसे पहले मैंने ग्लैडुलस शुरू किया जो हमारे ओपन खुले खेतों में होता था, और मैंने किया, और जब उसका रिज़ल्ट आया 3-4 महीने के बाद हमारी फसल तैयार हुई तो मैंने जब उसको मार्केट में बेचा तो काफ़ी महंगा बिका। तो उसी से वहीं से मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैंने उसको धीरे धीरे मैं उसको आधे एकड़ से 1 एकड़ किया, फिर 4 एकड़ किया, मैं धीरे धीरे करता गया और मैं उसको बढ़ाता गया। फूलों की खेती में सफलता के बाद मोइनुद्दीन ने 2010 और 11 से पॉली हाउस में विदेशी फूल जरबेरा की खेती करना शुरू किया। जरबेरा फूल हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, क्योंकि जरबेरा को एक निश्चित तापमान के अंदर होता है। ये विदेशी फूल है और ये मुख्यतः हॉलैंड का फूल है, वहीं पे होता था। और जो हॉलैंड का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है, तो इसके लिए ये हमारा एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसको हमें पूरा कवर करना पड़ता है, जिसको हम ये पॉली हाउस है। इसमें हम तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको तापमान को घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे सिस्टम लगे हुए हैं। उद्यान विभाग के सहयोग से पॉली हाउस का निर्माण कर 1000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में मोइनुद्दीन प्रति वर्ष 5.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पॉली हाउस का तापमान नियंत्रित करने हेतु फॉगर और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। मोइनुद्दीन फूलों की खेती में ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे फूलों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ रही है। ड्रिप इरिगेशन से हम खेती करते हैं। जो भी पानी हमारा जाता है पौधे को ड्रिप से जाता है, जिससे हर पौधे को पानी ड्रिप मिलता रहता है। और इसमें फर्टिलाइज़र भी जो है हम ड्रिप के ही माध्यम से जो खाद उसको देनी होती पौधे को ड्रिप से ही करते हैं। दूसरे तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम फॉगर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसमें हम फॉगर चलाते हैं, जिससे हमारा ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाता है और पॉली हाउस के अंदर एक फॉग बन जाता है, जिससे तापमान वो रहता है। इसके अलावा हम इसके ऊपर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाता है तो हम उसको चलाते हैं, जिससे हमारी जो ऊपर की शीट है और वो है उससे पानी गिरता रहता है, तो ठंडा रहता है। मोइनुद्दीन द्वारा उगाए गए फूल राष्ट्रपति भवन, PM हाउस, संसद भवन और देश के कई भागों में पहुंचाए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे द्वारा नवंबर से मार्च के मध्य बाराबंकी के फतेहपुर स्टेशन से ग्लैडुलस तथा जरबेरा के फूल दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर भेजे जाते हैं। इस दौरान पैकिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन फूलों की पैकिंग विशेष प्रकार से की जाती है। प्रतिदिन हम सुबह सबसे पहले फूल को तोड़ते हैं, फिर उसको हमें उसको भी एक स्पेशल तरीके की पैकिंग होती है, उसको हम सारे फूल को पैक करते हैं। और मार्केट के हिसाब से अगर लोकल मार्केट में हमें भेजना है, जैसे लखनऊ है या लोकल मार्केट में, उसकी पैकिंग अलग होती है। या जो हमें बाहर दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद जो और जगह जाता है तो उसके अलग अलग उससे पैकिंग करते हैं।
शुरू में था कि जब मेरे पास फूल कम था, जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरा सारा फूल लखनऊ में ही खपत हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारा उत्पादन बढ़ा और 20 एकड़ में मैंने खेती शुरू की और हमने काफ़ी और दूसरे किसान जो थे मैंने उनको लगाया, उनका उत्पादन हो गया। इंडिया के करीब बड़े जो महानगर हैं, लखनऊ है, मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, इन जगह पे मेरा फूल जाता है। फूलों की खेती में मोइनुद्दीन के साथ 20 से 25 मजदूर भी जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आज मोइनुद्दीन ने अपने गांव के अनेक नवयुवकों को ग्लैडुलस की खेती करना सिखाया है और ये नवयुवक भी इनसे प्रेरित होकर फूलों की खेती कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिला है। जो मैं देखता था पहले, जो लोग शहर की तरफ जाते थे काम करने, उनको अब यहीं पे गांव में खेतों में काम मिल रहा है। और खासकर विशेष तौर पर महिलाएं जो शायद इनको काम नहीं था, उनको भी फूल पैकिंग में, तोड़ाई में वो भी काम करती हैं। तो काफ़ी अच्छा एक रोज़गार का भी साधन यहाँ पे गाँव में लोगों को मिल गया है। मनोज जी, हमें बताइए कि किस प्रकार से आप मोइनुद्दीन जी से प्रेरित होकर फूलों की खेती में आए। 1-2 साल मैंने सीख कर उनसे, फिर थोड़ा थोड़ा करके 1 बीघे से मैंने भी शुरुआत किया फूलों की खेती। उसके बाद आज हमारे पास 2 से 2.5 एकड़ फूलों की खेती है। सन 2008 में इनसे सीख ली हमने, आके देखा तो उसके बाद में कुछ समझ में आया तो 1 बीघे से चालू किया। आज के डेट में हमारे गांव का कोई भी युवक बाहर नहीं जा रहा है, सारे लोग यहीं खेती बाड़ी में अपने यही फूल के खेती में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। ये खेती वाला काम अच्छा चल रहा है। इससे नवयुवकों का पलायन रुका है, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। फूलों की खेती को बाराबंकी और आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ाने का श्रेय मोइनुद्दीन को जाता है। फूलों की खेती में लगभग इस समय तो हमें लगता है कि पूरे बाराबंकी में 2,500 से 3,000 किसान होंगे। और उसके अलावा अब तो गोरखपुर है, सीतापुर है, फैजाबाद, बहराइच, काफ़ी अलग अलग, इलाहाबाद, श्रावस्ती, काफ़ी ज़िलों में हमारे किसान हैं जिनको मैंने यहाँ से प्रेरणा लेके उन्होंने किया है। फूलों की खेती में महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। मोइनुद्दीन से बातचीत करने के बाद अब हमारी टीम देवा शरीफ की ओर बढ़ चली है। बाराबंकी जिले के देवा कस्बे को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली माना जाता है। देवा शरीफ में देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। कहा जाता है कि हाजी वारिस अली शाह ने अपने मानने वालों को कभी भी अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अपने धर्म को पूरी श्रद्धा से मनाने की सलाह दी थी। यही कारण है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी मत्था टेकने आते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में देवा शरीफ में उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु दरगाह के दर्शन करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बाराबंकी जिले के ही एक अन्य किसान मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी, जो गांव गंगवारा और ब्लॉक देवा के रहने वाले हैं। दर्शकों, अब हम एक और प्रगतिशील किसान मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी जी से बात करेंगे, जिन्होंने मछली पालन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आइए उनसे बात करते हैं। आसिफ जी नमस्ते। आसिफ जी, हम आपसे मछली पालन के कार्य में कुछ आपसे चर्चा करें, उससे पहले आपके तालाब देखना चाहेंगे। आइए। इनके यहाँ पारंपरिक रूप से गेहूं और धान आदि की खेती होती है। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त आसिफ ने 2015 में कुछ नया करने की सोची और पंगेशियस मछली पालन के क्षेत्र में उतर आए। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ आसिफ सिद्दीकी जी हैं। आइए उनसे उनकी सफलता के बारे में कुछ बात करते हैं। आसिफ जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप ये मछली पालन कब से करें और कौन कौन सी मछलियाँ पालते हैं?
कि मछली पालन हम 2015 से कर रहे हैं और पंगेशियस मछली का पालन करते हैं। अब पंगेशियस मछली हम क्यों पालते हैं उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये मछली एक ऐसी मछली है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे कम रेट में अच्छी मछलियों में मतलब खाने के लिए लोगों को उपलब्ध हो जाती है। ये अभी तक आती थी आंध्र प्रदेश से, तो इसका पालन यहाँ इसलिए नहीं होता था उत्तर प्रदेश में और या नॉर्थ इंडिया में क्योंकि यहाँ ठंड होती है और ये मछली ठंड में बिल्कुल सर्वाइव नहीं करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने टाइम निकाला कि 15 मार्च के बाद से लेकर के और 15 नवंबर तक एक टाइम हमको मिलता है, उसी में हम बच्चा लाते हैं और उसको नर्सरी में करीब 20 से 25 दिन रोक करके फिर उसको तालाबों में शिफ्ट करते हैं। आज आसिफ कच्चे तालाबों में अति सघन मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। ऐसा करके वे कम जमीन, कम पानी और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आसिफ ने 1.5 एकड़ में मछली पालन की शुरुआत की, जो अब 6.5 एकड़ हो गया है। आप ये बताइए कि पंगेशियस जो मछली पालन है उसकी क्या विशेषता है? पंगेशियस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सिंगल कांटे की मछली होती है जो कि मार्केट में इसको सभी लोग पसंद करते हैं और कम पैसों में मिल जाती है। इसको हमने कच्चे तालाबों में शुरू किया जिसकी बनवाने की लागत बहुत कम हो गई, जो एक यूनिट में लगभग आ रहे सिस्टम को बनवाने में जिसकी लगभग 75 लाख से 80 लाख रुपए कीमत लगती थी, उसको हमारी ये यूनिट 8 से 10 लाख रुपए के बीच में तैयार हो जाती है। मैं ट्यूबवेल, मैं पाइपलाइन सब कुछ कंप्लीट करके इतने कम पैसों में तैयार हो जाती है और उसके बाद इसमें पालन शुरू कर सकता है आदमी। और दूसरी चीज़ ये है कि कच्चे तालाबों का एक लाभ ये भी है कि जो पक्के तालाबों में ग्रोथ मिलती थी मछलियों की, उससे इस कच्चे तालाबों में ग्रोथ ज़्यादा मिलती है क्योंकि मिट्टी में कुछ कुदरती चीज़ें जो होती हैं वो मछली को मिल जाती हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। पुराने तरीके से मछली पालन में जहां 9 से 10 फीट गहरे पानी में मछली पालन होता था, आज आसिफ केवल 3 फीट पानी में मछली पालन कर रहे हैं। आसिफ 1 एकड़ में 1 लाख से 1,10,000 तक मछलियों का पालन कर रहे हैं। इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन अर्दन पॉन्ड, कच्चे तालाबों में अति सघन मछली पालन कहते हैं इसको। तो इसको करने से एक तो ये सबसे बड़ा लाभ ये है कि जितना एरिया यूज़ होता था इतने मछली उत्पादन के लिए, हम उससे 10 या 12 गुना कम एरिया यूज़ करते हैं। और इसका ये है कि इसका घनत्व जो हम रखते हैं पानी में प्रति एकड़ 1 लाख से 1,10,000 मछली प्रति एकड़ पानी में हम पालते हैं, जबकि इसका जो पालन होता है वो 8 से 10,000 प्रति एकड़ ही होता है। तो इसमें लगभग 10 से 12 एकड़ में जितनी मछली पैदा होती उतनी हम 1 एकड़ में मछली पालते हैं। इसमें पानी की सबसे ज़्यादा बचत हम इस तरीके से करते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, पारंपरिक पालन जो होता था, उसमें जितना पानी इस्तेमाल होता था इतने उत्पादन के लिए, उसका हमने लगभग 36 गुना कम पानी कर लिया। आसिफ अपने तालाबों का पानी अपनी खेती में सिंचाई के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और आसपास के किसानों को भी निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। आसपास के किसान ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी का दोहन भी कम हो रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। किसानों को नाइट्रोजन युक्त पानी मिलने के कारण फसल की गुणवत्ता और पैदावार भी बढ़ रही है। खेती में जो ये पानी जाता है इसमें नाइट्राइट की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा इतनी अधिक होती है और इसका मछली का फीकल जो बीट होता है ये होता है जिससे खाद्य पदार्थ उसमें उस पानी में इतना ज़्यादा होता है कि हमको अपनी फसलों में चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो उसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उससे हमारी पैदावार काफ़ी अच्छी हो रही है। 2015 में पहले साल 1 एकड़ जमीन में 620 क्विंटल मछली का उत्पादन आसिफ ने किया, जो 2019 में बढ़कर 210 टन हो गया। आज आसिफ अपने आसपास के लोगों को भी मछली पालन की ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रदेश के कई भागों से लोग आकर उनसे ट्रेनिंग लेकर मछली पालन कर रहे हैं। ऐसा करके आसिफ दूसरों को भी रोजगार का साधन उपलब्ध करा रहे हैं।
काफ़ी लोग इस कल्चर से प्रेरित हो करके और ये जानकारी हम निशुल्क दे रहे हैं। इसमें हमारे पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के फार्मर्स आते हैं, जानकारी लेते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग और ले करके कर भी रहे हैं। कुछ फार्मर उसमें से उन्होंने काम शुरू किया और इससे खेती के साथ करने के बाद वो अच्छा लाभ उठा रहे हैं। मछली पालन एक नगद सौदा है। इसे बेचने के लिए कहीं बाजार में नहीं जाना पड़ता। आसपास के लोग और प्रदेश के विभिन्न जिलों के व्यापारी इनके यहाँ आकर जीवित मछली ले जाते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आसिफ मछली पालन के क्षेत्र में बाराबंकी और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस प्रकार इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि बाराबंकी जिले के किसान जैविक खेती, फूलों की खेती और मछली पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन किसानों ने अपनी आय में वृद्धि तो की ही है, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी खेती करने के लिए प्रेरित किया है। इससे किसानों की भी आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नवयुवकों का पलायन रुका है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने देखा कि किस प्रकार बाराबंकी ज़िला के हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो जैविक खाद का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त फूलों की खेती में भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और साथ में ही मछली पालन में जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल करके क्षेत्र के युवाओं और किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ में रोज़गार भी प्रदान कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।